आज हमारा सवाल ये है आपके सामने कि अपनी संपत्ति का बंटवारा कैसे करें और क्या पत्नी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो सकती है। तो दोस्तों इस बात को दिमाग से निकाल दो। आजकल हम समाज में बहुत तरह के झगड़े देख रहे हैं कि जो पत्नी होती है वह संपत्ति में क्लेम करती है, पति की संपत्ति में ससुर से क्लेम करती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, पत्नी किसी भी प्रकार से संपत्ति में भागीदार नहीं होती है, किसी भी बंटवारा कराने का उसको हक नहीं है। अपने पति की या ससुर की या पति के अन्य रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार की संपत्ति पत्नी आपसे नहीं ले सकती है। ये डर मन से निकाल दीजिए। दूसरी बात, अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसा है तो पत्नी के पास तो इसका मतलब कोई अधिकार ही नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। पत्नी के पास अधिकार है कि जब तक पति जीवित है वो पति से मेंटेनेंस ले सकती है, अपना भरण पोषण ले सकती है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि पत्नी आपकी संपत्ति में भागीदार नहीं है, वह सिर्फ आपके घर शादी करके आई है। वो भागीदार उस परिवार में जिस परिवार में उसने जन्म लिया है। आपके यहाँ उसने जन्म नहीं लिया है, आपसे सिर्फ शादी की है। और शादी आप ये समझिए कि ये हमारा हिंदू लॉ है, हमारा भारतीय विवाह अधिनियम है इसके लिए। और हम भारतीय हैं तो हमारे धर्म के अनुसार जो विवाह है वो एक सैक्रामेंट है, एक संस्कार है। और ये संस्कार तब तक चलते हैं जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, अंतिम संस्कार ना हो जाए। तो हमारे यहाँ जो मैरिज है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारे संस्कारों में ये है कि जो पत्नी है वह अर्धांगिनी है, मगर आपकी संपत्ति की अर्धांगिनी नहीं है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। अगर बैंक में आपकी किसी भी प्रकार की संपत्ति है, आपके नाम पर करोड़ों की संपत्ति है, आप बेफिक्र हो जाइए, पत्नी आपसे 1 रुपया नहीं ले सकती सिवाय मेंटेनेंस के। दोस्तों और मेंटेनेंस में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मेंटेनेंस वो सिर्फ उतनी ले सकती है जितना आपका स्टैंडर्ड है। और ये स्टैंडर्ड क्या है ये अदालत फिक्स करेगी, उसको प्रूफ देने होंगे। उसके सिर्फ कहने भर से कि आप 50 लाख कमाते हैं, 1 करोड़ कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, इससे नहीं होगा दोस्तों। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आज जो हमारा मेन मुद्दा है दोस्तों कि संपत्ति का बंटवारा कैसे करें। आपके पास संपत्ति है लाखों की, करोड़ों की, अरबों रुपए की, और आपके बच्चे उसमें से हिस्सा मांगते हैं आपके। तो दोस्तों इस बात से भी बेफिक्र हो जाइए, जब तक आप जीवित हैं आपके बच्चे भी आपकी संपत्ति में से हिस्सा नहीं ले सकते। जो भी बच्चे अगर 18 वर्ष से कम के हैं वो आपकी संपत्ति में से सिर्फ मेंटेनेंस के हकदार हैं, सिर्फ अपने भरण पोषण के अधिकार हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपनी एजुकेशन का, अपनी दवा दारू का और अपने खाने पीने का और रहने का। ये खर्चा आपसे लिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा आपकी संपत्ति में से क्लेम करता है दोस्तों तो उसको भी कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। मगर एक बात का ध्यान रखना, जब तक आप जीवित हैं तब तक। अगर आपकी मृत्यु हो गई और आपने मृत्यु से पहले कोई भी वसीयत अगर नहीं की है तो ऐसे केस में आपके जो भी संतान हैं और आपकी जो धर्म पत्नी है यहां पर वो आपकी संपत्ति में अधिकारी हो जाएगी। जीते जी नहीं, मृत्यु के बाद। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से पहले आपने कोई भी वसीयत नहीं की है और ना ही वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराया है तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जीवित हैं और आप अपनी संपत्ति को किसी को दान में देना चाहते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप अपनी संपत्ति को बेचना चाहते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। मगर आप अपनी संपत्ति का जो ट्रांसफर कर रहे हैं, आप अपनी संपत्ति जो बेचना चाहते हैं वह किसी गलत काम के लिए नहीं बेचना चाहते। आप शराब नहीं पीते हैं, आप कोई और व्यसन नहीं करते हैं, आप जुआ नहीं खेलते हैं। अगर इन कारणों के लिए आप अपनी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो ये आपके परिवार वाले, आपकी पत्नी और बच्चे कोर्ट में एक परमानेंट इंजंक्शन का, स्थायी व्यादेश का एक दावा कर सकते हैं कि इसको प्रॉपर्टी बेचने से रोका जाए, जिससे अगर ये प्रॉपर्टी बेच देंगे तो हमारे को मेंटेनेंस नहीं मिल पाएगी। तो वहीं पर बात आ जाती है कि इनका अधिकार सिर्फ मेंटेनेंस का है, सिर्फ भरण पोषण पाने का है, आपकी संपत्ति के मालिक नहीं है। जब तक आप जीवित हैं आप वसीयत कर सकते हैं और वसीयत के जरिए अपनी संपत्ति किसी भी तीसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। आपके परिवार वाले आपको रोक नहीं सकते। जब तक आप जीवित हैं संपत्ति आपकी है। मगर इसके लिए आपको वसीयत लिखनी पड़ेगी दोस्तों। तो वसीयत के लिए आप ये समझ लीजिए कि वसीयत के समय आप किसी भी 2 व्यक्तियों के सामने जिनका दिमाग ठीक हो, शरीर ठीक हो, ऐसे व्यक्ति जो साउंडनेस ऑफ माइंड के हैं, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में आप अपनी वसीयत लिख सकते हैं। और वसीयत लिखने के बाद अगर चाहें तो उसका रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं सब रजिस्ट्रार के पास जाकर। जिस तरह प्रॉपर्टी के कागजों का रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, वैसे ही वसीयत का भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो उस
वसीयत के जरिए आप जिसको भी, अगर आपको लगता है कि मुझे अपने परिवार को, अपनी पत्नी, बच्चों को या माता पिता को किसी को संपत्ति देनी है, तो आप उनको संपत्ति दे सकते हैं। उसमें लिख सकते हैं कि मैं इतने पैसे, इतने जेवरात या इतनी जमीन या इतनी खेती की जमीन या इतनी बिल्डिंग्स इन व्यक्तियों के नाम कर रहा हूं। तो वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा दोस्तों, उसमें किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। मगर अगर आपकी मृत्यु हो गई दोस्तों, तो आपके, मैं बता देता हूं वो कौन कौन से वारिस हैं। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है किसी भी व्यक्ति की, और अपने पीछे वो अपनी पत्नी को छोड़कर गया है, अपनी माताजी को छोड़कर गया है और अपने बच्चों को छोड़कर गया है, जो लड़के या लड़की कोई भी हो सकते हैं, तो दोस्तों उन सबको आपकी प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर आप 2 विधवाएं छोड़कर गए हैं, आपने 2 शादी की हैं, 2 पत्नियां हैं आपकी, तो दोनों जो आपकी विडो होंगी, विधवा होंगी, उनको एक हिस्सा मिलेगा। मान लो अगर आप 1 लाख छोड़कर गए हैं, तो 1 लाख में आपके 5 वारिस हैं, तो जो विधवा हैं वो 2 हैं, तो उनको अगर 20 रुपए हैं तो दोनों 10-10 रुपए आपस में डिवाइड कर लेंगे, 10-10 लाख कर लेंगे, जो जितनी भी संपत्ति है उस हिसाब से। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि संपत्ति का बंटवारा हमेशा 2 तरीकों से होता है। या तो आप वसीयत करके जाएं, और या फिर बिना वसीयत किए अगर आपकी मृत्यु हो गई, तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक आपकी संपत्ति का बंटवारा होगा। दोस्तों कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती नहीं ले सकता है, ना ही पत्नी और ना बच्चे। धन्यवाद दोस्तों। तो ध्यान रखें इस बात का कि कोई भी संपत्ति आपसे चुरा नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है, और पत्नी तो बिल्कुल नहीं ले सकती। धन्यवाद।